बहुत कम लोग हैं यहाँ, संख्या कम आ गई। ब्लड टेस्ट की टाइमिंग आप लोगे 2 से 5 है, ठीक है। और पहले तो वही रखना है 2 से 5, 1 से 4 ठीक है, 2 से 5 ठीक है। टेस्ट का टाइमिंग 2 से 5 ठीक। लास्ट टाइम मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें टॉपिक दिया हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप दिए हुए हैं। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था समझ में आया सबको? कोई समस्या है बताइए। क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा से क्या जो रेप का केस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक चैम्बर। कैविटी नहीं था, थोरैसिक चैम्बर क्या है? वो चैम्बर है जो हड्डियों का बना हुआ है और मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारी लंग्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक चैम्बर। अब उसमें कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है और क्या इन्वॉल्व होता है? तो सामने की साइड में कौन सी बोन है? स्टर्नम, ठीक है। नीचे की साइड में क्या है? वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री इन्वॉल्व होगा? थोरैसिक वाला। और साइड में लेटरल साइड में क्या है? रिब्स होती हैं, ठीक। नीचे की साइड में क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम किस चीज का बना हुआ है? मसल्स का। समझ में आया? ये है आपका थोरैसिक केस। ये एयर टाइट चैम्बर होता है। हाँ, ये लंग्स को प्रोटेक्शन देता है और इसी में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। हमारे लंग्स में क्योंकि मसल्स नहीं होती है तो हमारी लंग्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं कर सकती हैं। जब तक थोरैसिक चैम्बर में एक्सपेंशन नहीं होगा तब तक लंग्स में एक्सपेंशन नहीं होगा। उसी के साथ चूंकि लंग्स जुड़ी हुई हैं तो थोरैसिक चैम्बर एक्सपेंड करेगा तो लंग्स भी क्या होंगे? एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उसको जगह मिलेगा एक्सपेंड होने के लिए। समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं? टोटल 5 स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। 5 स्टेप कौन से? देखिए, ये एटमॉस्फेयर है, पहले समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ आती है? एटमॉस्फेयर से एयर हम लोग इनहेल करते हैं, वो एयर हमारी कहाँ पहुँचती है? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में पहुँचती है। लंग्स में कहाँ पहुँचती है? एल्वोली में जाके पहुँचती है, ठीक है, एल्वोली में। इसके बाद ये एयर लंग्स से डिफ्यूज होकर कहाँ मिलती है? ब्लड में। कहाँ मिलेगा ये? ब्लड में, क्योंकि हमारी एल्वोली जो होती है, एल्वोली, उनके चारों तरफ क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जो हवा आपके फेफड़ों में आई, आपके एल्वोली में आई, एल्वोली से अब वो ब्लड में जाएगी। कैसे जाएगी? एल्वोली के सराउंडिंग में क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। तो लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाती है? डिफ्यूजन से जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन से जाएगा। लंग्स का मतलब यहाँ क्या हो गया? एल्वोली हो गया। समझ में आ रहा है? और इसके बाद ब्लड इसको कहाँ ले जाएगा? उस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? बॉडी के, यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन को कवर के कहाँ ले जाएगा? बॉडी के जितने पार्ट में ऑर्गन है जहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज होना है, ये बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स का मतलब हो गया टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में ऑक्सीजन जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। इसके बाद बॉडी ऑर्गन में या टिश्यू में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कौन ले जाएगा? इसको ब्लड ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ब्लड। मतलब ये CO2 को बॉडी ऑर्गन से लंग्स तक, बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा, ठीक है। ब्लड ही तो लेके आता है। यहाँ से ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कहाँ लेके आएगा? लंग्स तक लेके आएगा, ठीक है। ये लंग्स तक फिर वापस क्या आ गया? लंग्स तक फिर वापस आ गया CO2। और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ वापस चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? आ रहा
हम ब्लड ही समझ लें कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो तो डबल सर्कुलेशन है ही है। समझ में आ रहा है? तो देखिए एटमॉस्फेयर से लंग्स में आया और लंग्स से वापस कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में इधर लिख रही है, एटमॉस्फेयर से एयर आपकी लंग्स में आई और लंग्स से वापस कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। कितने स्टेप को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग कौन सा स्टेप है? ये वाला जो स्टेप दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ब्रीदिंग। एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना और इधर देखिए लंग्स से वापस कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर। तो पहला स्टेप कौन सा होता है? ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग की डेफिनेशन मैंने लिखा दिया है। ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना और लंग्स से वापस कहाँ जाना? एटमॉस्फेयर। पहला स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या है? जो ऑक्सीजन आपकी लंग्स में आती है, एल्वोली में आती है, वो यहाँ से क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है और कहाँ मिल रही है? ब्लड में। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैस, कौन सी गैस डिफ्यूज होती है? यहाँ से ऑक्सीजन हो रही है। ऐसे ही आप देखेंगे तो जब ब्लड वापस होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा होता है लंग्स में, तो जहाँ ब्लड से लंग्स में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है। जैसे मैंने ये क्या बताया? मैंने ये बनाया एल्वोली। यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आपके कहाँ चली गई? ब्लड में चली गई और उसी समय ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? एल्वोली में, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन समझ लें। ये आपका एल्वोली है, एल्वोली, और यहाँ क्या है आपका सराउंडिंग में? ब्लड। एल्वोली से ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है और यहाँ से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो वापस कहाँ जा रही है? एल्वोली में रिटर्न हो रहा है। एक गैस रिटर्न हो रहा है, दूसरी गैस बाहर हो रही है। एक गैस ऑक्सीजन जो है इन हो रहा है ब्लड में और उसी समय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से वापस कहाँ जा रही है? लंग्स में रिटर्न हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा है? ये डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? एल्वोली में हो रहा है। हो रहा है ना? किसके लेवल पर हो रहा है? एल्वोली में। एक जगह डिफ्यूजन और होता है, समझिए। एक डिफ्यूजन तो यहाँ हो रहा है, दूसरा डिफ्यूजन कहाँ होता है? ये आपके बॉडी सेल हैं। ये क्या है? बॉडी की सेल है। जब ब्लड ऑक्सीजन को लेके आता है कहाँ? बॉडी के ऑर्गन्स में और टिश्यू में लेके आता है, ठीक है। जब ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ लेके आता है? टिश्यू में लेके आता है। वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कहाँ चली जाती है? टिश्यू में। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हो जाती है किसमें? ब्लड। जो ब्लड आता है वो ब्लड अपने साथ क्या लेके आ रहा है? इधर से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ चली गई? सेल्स में, टिश्यू में। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस ले लेता है। मतलब एक गैस को दे देगा, दूसरी गैस को ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। यही सेम चीज तो यहाँ चल रही थी कहाँ? एल्वोली में। एल्वोली में जब बाहर से ऑक्सीजन आई थी, ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लड ले लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दे दिया था? एल्वोली में रिटर्न कर दिया। तो डिफ्यूजन ये भी हो रहा है और डिफ्यूजन यहाँ पर भी हो रहा है। दो जगह डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई गैस जहाँ ज्यादा होती है वो कम की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। हाँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दो जगह डिफ्यूजन हो रहा है, ध्यान रखना। एक तो आपके लंग्स में डिफ्यूजन हो रहा है एल्वोली के लेवल पर और दूसरा डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ? ब्रीदिंग हुआ। दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन दो जगह है, एक एट एल्वोली है, एल्वोली के लेवल पर है और दूसरा है एट टिश्यू, टिश्यू के लेवल पर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक। अब जो ऑक्सीजन आपकी लंग्स में आ जाती है वो डिफ्यूज होकर कहाँ चली गई? ब्लड में
करेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाएगा, ले जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है? हमारे फेफड़ों से। कौन सी गैस? ब्लड बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक। और यहाँ से जब CO2 बनती है तो डिफ्यूजन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, लेने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ भेजेगा? लंग्स में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का एक लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट होता है। फेफड़ों से गैस, कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन आपके बॉडी ऑर्गन में जाएगी, बॉडी ऑर्गन से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक आएगी? ट्रांसपोर्ट होकर के लंग्स तक आएगी, ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन हो रही है एंड CO2। दो गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का कहाँ से कहाँ? लंग्स से बॉडी ऑर्गन की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ऑर्गन से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसमें कौन मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट में बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होता है? ब्लड की मदद से होता है, ठीक है। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है? हमने 2 स्टेप एक ही में कर दिए, क्या है? ये वाला स्टेप मैंने दोनों यहाँ ये कर दिया है, ये वाला स्टेप नंबर 4 पर जाएगा। कौन सा स्टेप? ये वाला, टिश्यू वाला, ठीक है। ये वाला स्टेप कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आया फिर से देख लीजिए। पहला क्या होता है? ब्रीदिंग। एयर बाहर से आया लंग्स में, लंग्स से बाहर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैस डिफ्यूज करती है। कौन सी गैस डिफ्यूज करती है? ऑक्सीजन। कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करती है? एल्वोली से ब्लड में जाती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोली टू द ब्लड, ये कहाँ होता है? एल्वोली के लेवल पर, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। कौन सी गैस डिफ्यूज हो रही है? ऑक्सीजन। कहाँ हो रही है? एल्वोली। डिफ्यूजन हो गया। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, ये ब्लड क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये जो ऑक्सीजन यहाँ आई है, ये कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा? बॉडी ऑर्गन में यूटिलाइज हो जाता है। ऑक्सीजन यूज हो जाती है टिश्यू में जाकर। तो चौथा अगला जो स्टेप है, चौथा स्टेप देखिए, हमने चौथा कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ जब बॉडी में, जैसे ये बॉडी ऑर्गन है, यहाँ तक ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज होगा ना दोबारा से, दो बार डिफ्यूजन होता है ना, एक बार यहाँ हो रहा है। ये ब्लड ऑक्सीजन को लेके कहाँ पहुँचा? बॉडी में, ठीक है, टिश्यू में। और वहाँ जाकर के वो ऑक्सीजन ब्लड से निकल के कहाँ जाती है? बॉडी सेल में जाती है। किस प्रोसेस से जाएगा? डिफ्यूजन के द्वारा दोबारा जाएगा। चौथा स्टेप यही लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड से कहाँ जाएगा? टू बॉडी पार्ट, बॉडी की सेल में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा स्टेप क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जा रही है। जो ऑक्सीजन बॉडी के सेल में पहुंच गया वो क्या होगा? यूटिलाइज। आया समझ में? मैं पांचवा लिख दे रहा हूँ। किसी को कोई समस्या है इसमें? आ रहा है? क्यों? हाँ, नहीं आ रहा। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ये बायस बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रही है वो ऑक्सीजन आपके सेल में यूज होगी, लास्ट में जाकर के होती है ना, होती है, सेल में यूज होती है। तो कितने स्टेप में ये काम होता है, कितने स्टेप फॉलो होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा, हमारे लंग्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आएगी तो लगे हाथ और सांस को तो रिलीज कराते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराते हैं, ठीक है। ये स्टेप क्या हो गया? ब्रीदिंग। बाहर से ऑक्सीजन आया फेफड़ों में, फेफड़े से बाहर चला गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब जो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में पहुंची वो वहां से कहाँ
ब्लड में जाएगी, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, फेफड़ों के चारों तरफ क्या है, ब्लड है ना, एल्वियोली के सराउंडिंग में क्या होता है, ब्लड, वहां से ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में चलेगी, किस प्रोसेस से जाएगी, डिफ्यूजन से जाएगी। तो ब्लड में आ गया, ब्लड में यहाँ फेफड़ों के जो बाहर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन आ गया डिफ्यूजन के द्वारा, यहाँ तो समझ में आया। अब ये ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच चुकी है डिफ्यूजन से, अब ब्लड क्या करेगा, इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन यहाँ से बॉडी में ले जाएगा और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे वापस लाएगा, ठीक है। अगला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड टिश्यू में लेके आया है, टिश्यू में लेके आया है, बाहर है नहीं, ठीक है, ब्लड कहाँ है, बाहर है, वो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, टिश्यू दे देगा। किस प्रोसेस से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, सेल में डिफ्यूजन, वही लिखा डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल। इसके बाद ऑक्सीजन सेल में पहुंच चुकी है, ऑक्सीजन का सेल में क्या होगा, यूटिलाइजेशन, यूज होगा, ठीक है। ऑक्सीजन यूज होगी, किसके साथ यूज होगा, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से क्या होगा, रिटर्न चलेगा, ब्लड में जाएगी, ब्लड से एल्वियोली में आएगी, एल्वियोली से वापस। ये इतने स्टेप, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कराते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे एयर इन्वायरमेंट से आपके लंग्स में चली जाती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, जानते हैं एयर एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इतना पता है ना, कि जहाँ प्रेशर एयर का ज़्यादा होता है वहाँ से एयर लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो जब तक प्रेशर में डिफरेंस नहीं जनरेट होगा तब तक एयर नहीं जाएगा, मूव करेगा। एयर को मूव कराने के लिए प्रेशर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर हमारे फेफड़ों में एयर इंटर कर रही है तो जब हम सांस को खींचते हैं उस समय हमारे फेफड़े में हवा का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अंदर कम है तो जाहिर सी बात है बाहर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, बाहर से कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है वो मैकेनिज्म समझेंगे। तो हाई प्रेशर से एयर कहाँ चली जाती है, लो प्रेशर की तरफ आपके लंग्स में चली जाती है, ठीक है। मतलब प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर हमारे फेफड़ों का, लंग्स का कम और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। जब हम सांस खींचते हैं तो अपने लंग्स को एक्सपेंड कराते हैं, फुलाते हैं। तो जब लंग्स फूलती हैं तो उनके अंदर हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जानते हैं आयतन जब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जब हम एयर को बाहर रिलीज कराते हैं तो फेफड़ों को क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं। सिकुड़ते कैसे हैं, जब सिकुड़ेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, फेफड़ों में हवा का दबाव बढ़ जाता है और एयर बाहर चली जाती है, ठीक है। और ये कैसे होता है संभव, वो देखिए। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देखिए, जो लंग्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो थोरेसिक कैविटी है, क्या है, थोरेसिक जो केस बना हुआ है, थोरेसिक केस। रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, पसलियों के बीच में क्या होती हैं, मसल्स, ठीक है। पसलियों के बीच में क्या होता है, मसल्स। तो हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स, उनके बीच में क्या होता है, कंटेंट मसल्स। और कौन सी मसल, बिटवीन, इनके बीच में क्या होता है, मसल। पसलियों के बीच में जो मसल होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल का नाम है, वो दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। पसलियों के बीच में जैसे दो रिब्स हैं, ये दो पसली मैंने बनाया, इनके बीच में जो मसल होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल। ये दो
एक्सटर्नल अंदर की साइड से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप होता है, एक है इंस्पायरेशन, क्या है इंस्पायरेशन, कैसे हम लोग एयर को इनहेल कराते हैं उसकी मैकेनिज्म क्या है, और एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, पहले मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। देखिए पहला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं, कैसे एयर को हम लोग इन करते हैं। तो जब एयर को इन करते हैं तो उस दौरान होता क्या है, हमारी जो पसलियों के बीच में मसल्स हैं उनका नाम क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। साथ में एक मसल और सिकुड़ती है, एंड कॉन्ट्रैक्शन डायाफ्राम, डायाफ्राम की जो मसल है, डायाफ्राम कहाँ होता है, डायग्राम रूप में बना हुआ है इस तरीके से, ये देखिए। नॉर्मल केस में, नॉर्मली, ठीक है, जब सांस को नहीं खींच रहे होते हैं तो आपके थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये डायाफ्राम कैसा होता है, डोम शेप, डायाफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है, ठीक है। रिलैक्स पोजीशन में डायाफ्राम होता है डोम शेप, ठीक। वॉल्यूम आपकी चेस्ट कैविटी का क्या होता है, कम होता है नॉर्मल केस में, जब सांस नहीं खींच रहे होते हैं। तो जब एयर को खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपकी जो पसलियों के बीच में मसल्स हैं, ये कहाँ है, बिटवीन रिब्स, ये रिब्स के बीच में है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डायाफ्राम की मसल। ये जो डायाफ्राम है इसकी मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम की मसल का नाम कोई बताएगा, फ्रेनिक मसल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनिक मसल। जैसे पसलियों के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, और डायाफ्राम की जो मांसपेशियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का मतलब समझ रहे हैं, जो पिंजरा है, जो थोरेसिक बेस है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, देखिए ये जो डायाफ्राम है इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट। ये देखिए हमारा ये डायाफ्राम कैसा होता है, डोम शेप। जब इसकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायाफ्राम नीचे जाता है, ये डायाफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले का पोजीशन ये था, पहले इतना स्पेस था, और जब डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा नीचे तो स्पेस बढ़ गया ना, कैविटी में जगह बढ़ गया। ये देखिए कैविटी अब इतना हो गया क्योंकि डायाफ्राम क्या हो गया, फ्लैट। तो डायाफ्राम की मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम हो जाएगा फ्लैट, और डायाफ्राम नीचे की साइड में जाएगा। और पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चेस्ट कैविटी क्या होगी, आगे की साइड में जाएगी। सांस को खींचते हैं, सांस को खींचते हैं तो आपका चेस्ट कैविटी क्या होता है, इसके देखिए बाहर की साइड में जाएगा और थोड़ा ऊपर की साइड में लिफ्ट करता है, ठीक है, हाँ, बाहर की साइड में और ऊपर की साइड में लिफ्ट करता है। डायाफ्राम नीचे जाता है, डायाफ्राम तो दिखता नहीं है, डायाफ्राम तो यहाँ पर है, वो नीचे जाएगा। और ये लिप केस जो है ये क्या होगा, ये फ्रंट साइड में मूव करेगा और थोड़ा सा ऊपर की साइड में लिफ्ट करेगा। ये सब कैसे संभव हो रहा है, ये दो चीजों से। एक तो रिब के बीच में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट की है, और डायाफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायाफ्राम नीचे जा रहा है और चेस्ट कैविटी ये बाहर की साइड में जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से इंट्रा पल्मोनरी
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी समझ रहे हैं? पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। इंट्रा का मतलब अंदर, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिए, कभी आपकी लंग्स पूरी तरीके से खाली नहीं होती है। लंग्स पूरी तरीके से खाली नहीं, कुछ ना कुछ एयर हमेशा बनी रहती है। तो जब बोरिंग बढ़ता है तो उसके अंदर जो हवा पहले से मौजूद है उसका दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाहर एयर का प्रेशर क्या है? हाई है, जिस वजह से बाहर से एयर इनसाइड मूव कर जाती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? एयर मूव कर जाएगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। आपके लंग्स में एयर ट्रांसफर हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, ध्यान से यही समझना है कि इंस्पिरेशन में जब एयर को इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर। और वॉल्यूम बढ़ता कैसे है? वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दो चीजें हैं। एक तो रिब के बीच में जो मसल्स हैं वो सिकुड़ती है और डायफ्राम की मसल सिकुड़ती है। ठीक है, दोनों मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम नीचे की साइड में बढ़ता है, नीचे की साइड में। ठीक है, और जब रिब के बीच में जो मसल्स होती हैं, पसलियों के बीच में जो मसल्स होती हैं, जब वो सिकुड़ती हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम आगे की साइड में बढ़ता है, फ्रंट साइड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको नोट करा दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये डायाफ्राम की जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड ये लाइन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ये आपका डायाफ्राम, स्टार्टिंग में डायाफ्राम ऐसे होता है, जब सांस खींची जाती है तो ये डायाफ्राम नीचे जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि मसल्स क्या हो जाती है? इसकी सिकुड़ जाती है। पहले डोम शेप रहता है, इससे सांस को खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसकी मसल सिकुड़ेगी, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। अब ये जो चेस्ट पिंजरा है वो केस है, चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम दो डायरेक्शन में बढ़ता है, क्योंकि दो तरीके की मसल्स होती हैं जो इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करती हैं। पहली वाली मसल कौन सी है? डायाफ्राम। जब डायाफ्राम की मसल सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम किधर बढ़ेगा? बताइए। वॉल्यूम नीचे की साइड में बढ़ रहा है, वॉल्यूम नीचे की साइड में बढ़ता है। आपको ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम नीचे नहीं बढ़ता क्योंकि डायाफ्राम नीचे जा रहा है, सांस नीचे के डायाफ्राम नीचे गया। तो एंटीरियर डायरेक्शन हमारी ये होती है, पोस्टीरियर डायरेक्शन नीचे की साइड में है, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? पोस्टीरियर से एंटीरियर बढ़ा नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है। एक जो है, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका रेप केस था, वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज करेगा। समझ गया? दूसरा क्या है? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम किधर बढ़ेगा? बताइए। ऊपर की तरफ। वो हम कहते हैं चेस्ट कैविटी हमारी आगे की साइड में जाती है, आगे जाती है ना, पीछे से आगे की तरफ। क्योंकि देखिए, ये आपकी जो रेप केस है, रेप केस का वॉल्यूम आगे बढ़ता है ना कि पीछे नहीं जाता है। हम सांस खींचते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा जो रेप केस है वो पीछे नहीं जाता है, पीछे से आगे जाता है। ये आगे की साइड में आता है। इसका मतलब डॉर्सल साइड पीछे हुई, वेंट्रल साइड आगे हुई, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन, डॉर्सो वेंट्रल पीछे से आगे की तरफ। तो जब ये रिब
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, पसलियों के बीच वाली जो मसल्स उठती हैं, तो वॉल्यूम आगे की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज करेगा, लिखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन। वेंट्रोडॉर्सल नहीं कहेंगे, वेंट्रोडॉर्सल तो हो जाएगा आगे से पीछे की साइड में हो रहा है, ये नहीं, डॉर्सल से वेंट्रल डायरेक्शन में। तो दो तरीके से आपके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सोवेंट्रल, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और एयर बढ़ जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा है एक्सपायरेशन। जब हम सांस को रिलीज कराते हैं तो क्या होता है, तो जब सांस को रिलीज कराएंगे तो जो मसल्स यहाँ से जुड़ा था वो मसल रिलैक्स करेगा, क्या करेगा, जस्ट अपलिफ्ट हो जाएगा। डायाफ्राम क्या था, फ्लैट हो गया था ना, डायाफ्राम की मसल्स रिलैक्स करेंगे, डायाफ्राम अपने असली रूप में आ जाएगा। देखिए असली रूप का मतलब फिर से जहां था वहीं पहुंच गया, बोन शेप, डायाफ्राम ऊपर चला गया, ठीक है। रिब के जो पसलियों के बीच में मसल्स थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो रिलैक्स कर जाएंगे। ये जो आगे की साइड में वॉल्यूम इंक्रीज क्या था वो पीछे की साइड में जाएगा, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेगा, सारी चीजें रिटर्न हो जाती हैं। तो जब रिटर्न हो जाएगी तो देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए, पहले बढ़ा था, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब घट गया, तो आपके देखिए इसका वॉल्यूम घट जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा, घटने से लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर हाई होगा लंग्स के अंदर गैसेस का, और गैसेस लंग्स से बाहर चले जाएंगे। इसी का जस्ट उल्टा आप एक्सपायरेशन भी करेंगे, एक्सपायरेशन में लिखेंगे क्या होगा, एयर एक्सहेल होगा, एयर बाहर की साइड में जाएगा, कैसे होगा, थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम इंक्रीज की डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये दोनों चीजें कैसे संभव होती है, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेगा, तो आप लिख दीजिएगा कि डायाफ्राम मसल्स और कौन सी, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा और उसके अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर से एयर बाहर की साइड में ट्रांसफर, समझ में आ रहा है। वो इंस्पायरेशन था और ये एक्सपायरेशन, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब एक चीज और है, एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जबरदस्ती सांस खींचना और जबरदस्ती सांस को रिलीज करना, ठीक है। उसमें कुछ एडिशनल मसल इन्वॉल्व होती है, एडिशनल समझ रहे हैं, अतिरिक्त मसल, जैसे अगर आप जबरदस्ती सांस को रिलीज कराना चाहें तो आपको पेट पर दबाव पड़ेगा, एब्डोमिनल मसल, क्योंकि जब हम एयर को इन करते हैं तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, और डायाफ्राम की मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन कह रहा है, जहां पर जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, एक लाइन बुक में लिखा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे या फिर और एक्सपायरेशन, या तो जबरदस्ती सांस को इन करेंगे एक्स्ट्रा एयर, या तो एक्स्ट्रा एयर को बाहर कराने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है, एडिशनल मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनका नाम क्या है, एब्डोमिनल
तो ये एक्स्ट्रा मसल है जो इन्वॉल्व हो जाता है एब्डोमेन, पेट पर दबाव पड़ता है। जबरदस्ती सांस खींचने पर इस पर प्रेशर पड़ेगा और जबरदस्ती एयर को रिलीज कराने पर एब्डोमेन की मसल्स क्या करती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज तो करता है नॉर्मल, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जाएगा जब फोर्स पर इंस्पायर। अब इसके बाद में यहाँ तक तो ये फिनिश हो गया। कुछ चीजें रखने वाली दी, कुछ चीजें रखने वाला पोर्शन है। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है और पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लीजिए इसको, ये है पल्मोनरी, और एक साइड में लिखा हुआ है पल्मोनरी कैपेसिटी। मतलब लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, कितना वॉल्यूम जा सकता है। जब हम सांस लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं तो उस दौरान कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन होती है। एक तो नॉर्मल सांस लेंगे, एक जबरदस्ती सांस लेंगे, एक नॉर्मल सांस रिलीज कराएंगे, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराएंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन और आउट होता है। और पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब कि आपकी लंग्स में कितना एयर रह सकता है, कितनी एयर रखने की उसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं, टीवी। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल केस में आप कितने एयर इन कर रहे हैं और कितना एयर आउट कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग 500 ml 500 मिलीलीटर एयर, ऑक्सीजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सारी एयर को लेते हैं ना। जब हमारी लंग्स में सारी एयर आती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 सारी एयर, ठीक। तो 500 ml एयर को इन कराते हैं और 500 ml एयर को ही आउट कराते हैं नॉर्मल केस में। ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इतना ml एयर क्या करते हैं हम लोग, इन कराते हैं या फिर आउट कराते हैं। ये है टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट का भी डाटा इसमें है। ये क्या है, कितना है, 1 टाइम है, एक बार में 500 ml। बताइए 1 मिनट में कैसे निकालेंगे। 1 मिनट में हम लोग 12 से 16 टाइम सांस खींचते हैं या सांस रिलीज कराते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना है, 12 to 16 टाइम, सही है ना। तो अगर 12 बार आप सांस खींच रहे हैं, 12 बार, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 6000 हो गया ना। और अगर 16 बार होगा तो ये 8000 हो गया। 12 बार से 16 बार तक सांस ले सकते, खींचते हैं और रिलीज भी करा सकते, नॉर्मली होता है। तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट में क्या करेंगे, जितनी बार सांस ले रहे हैं और एक बार में कितना वॉल्यूम ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट का डाटा आ जाएगा। 1 मिनट में 6000 से 8000 ml एयर को इन कर सकते हैं या आउट करा सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट का ही लिखा हुआ डाटा, 1 मिनट में कितना होगा, 6000 to 8000 ml एयर। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरा इसके बाद क्या है, ये एक चीज जान लीजिए, हेल्दी पर्सन का है। अगर पर्सन बीमार है, ठीक है, तो उसके लिए अलग हो जाएगा, तो 500 नहीं देगा। ये हेल्दी पर्सन का सब लिख रहे हैं, नॉर्मली का, नॉर्मल केस का। दूसरा क्या है, IRB। IRB का फुल फॉर्म इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये रिजर्व है इंस्पायरेशन के लिए, किसके लिए,
हम लोग जबरदस्ती कितना सांस खींच सकते हैं, कितनी एयर को जबरदस्ती 500 ml छोड़ दीजिए, वो तो नॉर्मल है। 500 ml के बाद कितनी और खींच सकते हैं? सबकी क्षमता अलग अलग, सबकी क्षमता अलग अलग। तो एक एवरेज लिखा हुआ है कि एवरेज जो है 2500 से कितना 3000 ml कितनी एयर खींच सकते हैं एक्स्ट्रा 500 के अलावा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एडिशनल, ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड। कितना हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, इन कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है? कितना यहाँ से 3000 ml तक। अगला देखिए, इसके बाद ERV है, ERVC का उल्टा है। ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम है। और ये कितना है? हम लोग कितनी एयर को जबरदस्ती रिलीज करा सकते हैं? जब सांस को छोड़ते हैं तो 500 ml केवल रिलीज कराते हैं, होता है ना? और जबरदस्ती रिलीज कराएंगे तो 500 के बाद एडिशनल कितनी रिलीज कराएंगे? 1100 से 1100। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml। हो गया। एक चीज दिमाग में ये जा रही होगी कि हम लोग जबरदस्ती तो खींच रहे हैं 2500, तो जबरदस्ती रिलीज करा रहे हैं 1100, बाकी कहाँ गया? बाकी कहाँ चला गया? हाँ, खपत हो गया, बाकी खपत हो गया, यूज हो गया, बाकी ऑक्सीजन यूज हो गया। ठीक है, अगला चौथा क्या है? आरबी। आरबी का मतलब आरबी का मतलब रेजिडुअल कितना होता है? 1200 ml। कितना होता है? 1200 ml। ये वॉल्यूम आपकी लंग्स में हमेशा बना रहता है, कभी रिलीज नहीं होता है। कभी रिलीज कब रिलीज होता है? ये अंतिम समय। ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। कैसे याद करेंगे इसको? कोई तरीका है इसका? The end residual volume। हाँ, The end residual। ये है 500, ये कितना है? 500, ये कितना है? 1100, सही है ना? हाँ, 1100। आर कितना है? 1200। आई कितना है? 2500 से 3000, है ना? सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, मैंने आगे पीछे कर दिया है। नॉर्मली अनजान लोगों की शादी में जाते हैं, कितना रुपया देते हैं? देते हैं ना, काम चलाने के लिए देते हैं ना, 500। ठीक है, 500 रुपये। हाँ, 500 देते हैं। और 500 का होता है तो 1100। ये तेरी सीक्वेंस याद रखना आपको, तेरी सीक्वेंस याद रखना। टी पहले आएगा, ERI। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो आपको एग्जाम में, कंफ्यूज ना हो कि ये E वाला कितना था, R वाला कितना है, I वाला कितना, ये कंफ्यूज हो सकता है। तो ये जब याद रखेंगे तेरी, तो तेरी से आपको यह सीक्वेंस ध्यान रखना है। 500 पहले अनजान लोग को, थोड़ा सा खास परिचित में 1100 और ज्यादा खास हो गए 1200। ठीक है, और 3000 किसका है? 3000 किसका है? जो करने वाले का खासम खास लोगों का एकदम 3000 वाला है। तो ये आप सीक्वेंस इतना याद रखना है, 500, 1100, 1200, 3000। तेरी सीक्वेंस याद रखना है बस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए, कुछ चीजें लास्ट में और हैं, थोड़ा सा अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा रट्टा करना पड़ेगा, इसका कोई टेक्निक नहीं है। समझ लीजिए ये बात। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? IC। इसी तरीके से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी
कैपेसिटी, इसको बोलेंगे डीसी। क्या बोलेंगे? डीसी। ठीक है। और इसके बाद में है एफआरसी, मैं वाइटल कैपेसिटी लिख रहा हूँ। वाइटल कैपेसिटी डीसी हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी, ये है टीएलसी। और लास्ट में क्या है बचा हुआ है? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। थोड़ा सा रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब नाम से कुछ समझ में आ रहा है, इंस्पायरेशन की क्षमता कितनी है। ये सब कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। अब तक वॉल्यूम था, सांस लेने की क्षमता कितनी है, कितनी सांस आप ले सकते हैं। एडिशनल नहीं बोल रहा है। पिछले बार में हमने जब पढ़ा था आईआरपी, तो आईआरपी को क्या बोल रहे थे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनली कितना एयर पी सकते हैं 500 के अलावा। ये टोटल बोल रहा है कि टोटल आप कितनी सांस ले सकते हैं एयर। तो टोटल जब एयर बोलेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा ही ना, 500 तो एयर जाएगा ही हमारे लंग्स। और कौन सी एक्स्ट्रा जाएगी? और जाएगी आईआरबी। दोनों को मिला करके हो गया, इसको रखा नहीं है। 500 ml प्लस आईआरबी 3000 वाला। ठीक है, ये है इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। दूसरा क्या है? एक्सपायरेटरी, कितनी एयर को आउट करा सकते हैं। तो 500 ml तो आउट होती ही है। और साथ में ईआरबी, जो जबरदस्ती खींचे हैं उसको तो रिलीज कराएंगे। ईआरबी मतलब जबरदस्ती कितना आउट कर सकते हैं। ईआरबी इसको हम लोग बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में थोड़ा सा रख लीजिए कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितनी एयर को खींच सकते हैं। नॉर्मल है कि फोर्सफुल है? फोर्सफुल होता है। हमने इसको समझिए, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। अब कितनी एयर खींच सकते हैं तो बताइए। टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा नहीं, 500 ml तो खींचेंगे। बोल रहा आपने जबरदस्ती एयर को रिलीज करा। तो आपने जब जबरदस्ती एयर को रिलीज कराया तो आपने जो जबरदस्ती एयर खींचा हुआ था कौन सा वाला? आईआरबी। ठीक है, आईआरबी है ना, वो भी तो शामिल रहेगा। टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा नहीं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जाएगा। उसके बाद में टाइडल वॉल्यूम के बाद में कौन सा होगा? ईआरबी प्लस आईआरबी। ईआरबी है ईआरबी प्लस आईआरबी। देखिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जबरदस्ती सांस को रिलीज कराने के बाद कितनी एयर खींची जा सकती है। तो जबरदस्ती सांस को रिलीज कराया तो आपने इसको तो निकाल दिया था ना, इसी को तो बाहर किया था। ये तो नीचे गए और ये तो आएगा ही, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा। ये आईआरबी तो आ सकता नहीं, आ सकता ये भी आएगा ना, क्योंकि ये जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी दोनों चीजें इन होती हैं। और आपने एक एयर को पहले से निकाल के बाहर रखा हुआ, कौन सी वाली एयर थी? ईआरबी, उसको भी खींचा जाएगा। अगर मैं कहूँ कि नॉर्मली हम लोग कितनी एयर को इन कर सकते हैं तो आप बोलेंगे ये वाली और ये वाली। नॉर्मली मैक्सिमम कितना एयर इन कर सकते हैं? मैक्सिमम कितनी खींच सकते हैं? ये वाला टाइडल प्लस आईआरबी। लेकिन एक एयर को निकालने के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी खींच सकते हैं? तो जितना आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में रिलीज कराया है ईआरबी, उसको भी तो लेंगे। लंग्स को खाली किया है ना, वो भी तो खींची जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें टाइडल वॉल्यूम और प्लस अगर ईआरबी को जोड़ दिया जाए, टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? ईसी हो जाता है कि नहीं हो जाता? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वीसी।
और EC प्लस IRB भी तो लिख सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी को और क्या लिखा जा सकता है? EC प्लस IRB। एक तरीका ये है। दूसरा देखिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB को हम लोग क्या बोलते हैं? IC। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB को क्या लिख सकते हैं? IC। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। IC का मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB। बचा क्या? ERB बच गया प्लस ERB, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से और लिखा जा सकता है, EC प्लस IRB या फिर IC प्लस ERB। आपको ध्यान केवल यही वाला रखना है, ठीक है? ये तो बन जाएगा। अगर ये भूल रहे एक बार को कौन कौन सी वैल्यूज में जुड़ी हुई है, तो लोग माइंड में इतना रखना है कि ये वाइटल कैपेसिटी होती क्या है। जबरदस्ती एयर को रिलीज कराने के बाद कितनी एयर खींच सकते हैं, सबको जोड़ते चले जाए, सबको जोड़ते चले जाए जो आपको समझ में आ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब लंग्स आपकी कितनी एयर रख सकती है, कितनी एयर आपकी लंग्स में रह सकती है। तो बताइए कौन कौन सी एयर? ये तो एयर होती है, ये वाली एयर तो लंग्स में रहती है ना। टाइडल वॉल्यूम रहेगा, IRB रहेगा, ERB रहेगा। एक एयर और रहती है, कौन सी वाली? जो कभी नहीं निकलती है, जिसको RB, रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो तो हमेशा बना रहता है। आपकी लंग्स में एयर को रखने की मैक्सिमम क्षमता कितनी है? वो सारी गैसेस को आपने जो अब तक पढ़ा, इसके बारे में 4 पढ़ा ना टोटल। कौन कौन सा पढ़ा था? टाइडल वॉल्यूम, IRB, ERB और RB। सबको जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा? TLC आ जाएगा। इसमें सारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है? TG हो गया प्लस ERB प्लस IRB प्लस RB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लास्ट में लिखा हुआ देखिए, कट गया। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद, फोर्सफुल इंस्पिरेशन का मतलब जबरदस्ती सांस खींचने के बाद कितना एयर लंग्स में होता है। आपने जबरदस्ती सांस को खींचा, अब आपकी लंग्स में कितनी एयर है? सोच के बताइए। आपने जबरदस्ती सांस को खींचा, आपकी लंग्स में कौन कौन सी एयर गई? एक तो जो कभी नहीं मिलेगा वो तो रहेगा ही ना, जो RB है वो तो रहता ही है, ठीक है? जबरदस्ती सांस को खींचा क्या है? टाइडल वॉल्यूम गया होगा, गया होगा ना। IRB गया होगा कि नहीं गया होगा? IRB गया होगा, जबरदस्ती सांस को खींचा गया है। और कोई एयर गई है? यही 3 एयर तो गई जबरदस्त। हाँ, ERB, RB, एक एयर और है जो क्या है? ERB, ठीक है? ये नहीं है, सॉरी, जो बता रहे हैं, लास्ट वाला पढ़ ले रहे हैं। हाँ, लास्ट वाला तो पढ़ रहे हैं जी, मैंने लिख कर दिया इसको। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in the lungs after normal expiration। नॉर्मली सांस को रिलीज कराया, अब कितनी एयर है? तो नॉर्मली सांस को रिलीज कराने के बाद में टाइडल वॉल्यूम चला गया, टाइडल वॉल्यूम चला गया, अब कितनी एयर है लंग्स में? लंग्स में है RB है और ERB, तो एयर है, बचा एयर। नॉर्मली सांस को जब रिलीज कराते हैं कितनी एयर बची हुई है? RB बचा हुआ है, और एक जबरदस्ती वाली है जिसको जबरदस्ती रिलीज करा सकते हैं वो है, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे RB प्लस ERB। थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, वो शुरुआत वाला 4 आप समझ गए हैं। इसमें वैल्यू अगर आपको पूछेगा तो वैल्यू सबके जोड़ सकते हैं। आपको TB की वैल्यू पता है, ERB की वैल्यू पता है ना, सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए, इसमें समस्या कहाँ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये समझना है, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
रनिंग टाइम में क्या चीज़? सांसें जल्दी जल्दी लेने लगती हाँ हाँ, तो क्यों लेकर अच्छा, जल्दी जल्दी सांस क्यों लेती है? जब एक्सरसाइज करते हैं दौड़ते हैं, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एटीपी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, आपकी मसल्स में ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज करते समय या दौड़ते समय हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट जो 12 से 16 है ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है। ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में भेजना है टिश्यू में, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा? एनर्जी बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? आया ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझना है। कितने जगह गैस का एक्सचेंज होता है? कितनी जगह है? 2 जगह। ठीक है, गैस का एक्सचेंज 2 जगहों पर होता है। किससे होता है गैस का एक्सचेंज? डिफ्यूजन से। कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन से होगा। 2 जगह गैस का एक्सचेंज होता है, एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पर। पहला बोलेंगे एट एल्कोहली, कहाँ होगा? एल्कोहली पर होगा। और दूसरा होगा एट टिश्यू। एल्कोहली के लेवल पर गैस की अदला बदली होती है और टिश्यू के लेवल पर गैस का एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कौन कौन से फैक्टर हैं कि एक्सचेंज फास्ट होगा? किस चीज पर डिपेंड है? गैस का एक्सचेंज किस चीज पर निर्भर करता है? स्लो एक्सचेंज होगा, फास्ट होगा, ये किस चीज पर? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये 3 चीजों पर एक्सचेंज डिपेंड करता है। पहली चीज क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी, जो गैसेस है, देखिए 2 ही गैस है जो एक्सचेंज होती है बॉडी में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका जो एक्सचेंज होगा 2 जगह पर होगा। किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहली चीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है? किसमें? ब्लड। किसमें बोल रहे हैं? इन ब्लड। ठीक है, क्योंकि गैस डिसॉल्व कहाँ होती है? ब्लड में होती है जाकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। ये समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी डिफ्यूज होती है। क्यों जल्दी डिफ्यूज होती है? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वो ब्लड में जल्दी से मिक्स हो जाती है, इसलिए जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। तो अगर कहा जाए किसकी सॉल्युबिलिटी, किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 गुना, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तुलना में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा सॉल्युबल है? 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल। इसीलिए CO2 का डिफ्यूजन क्या होता है? फास्ट होता है। एक चीज समझ में है, सॉल्युबिलिटी पर निर्भर करेगा। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। 2 गैस डिफ्यूज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। किसका पार्शियल प्रेशर हाई है? ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ गैस का डिफ्यूजन होना है, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? हाई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? लो है। तो कौन सी गैस जल्दी से डिफ्यूज होगा ब्लड में? जिसका प्रेशर हाई रहेगा, पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा रहेगा वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज होगा। समझ में आ रहा है? पार्शियल प्रेशर समझते हैं क्या होता है? इस एयर में जितनी भी गैसेस हैं, अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन टोटल में इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल में इतना है, ठीक है, तो किसी गैस का जो पर्टिकुलर प्रेशर होता है उसको जब डिवाइड करते हैं टोटल प्रेशर से, टोटल इन्वायरमेंट में एयर का टोटल प्रेशर जितना भी है उसकी वैल्यू नीचे रहेगी और एक पर्टिकुलर गैस जिसका
प्रेशर जानना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ये है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें टोटल प्रेशर कितना, जिसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये होता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर हाई वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा। और तीसरी चीज किस पर डिपेंड करती है, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन जब होता है तो दो जगह होता है। ये देखिए, ये आपकी क्या है, एल्वोली है, लंग्स की एल्वोली। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बाहर क्या है, ब्लड है, ये बाहर क्या है, यहाँ पर ब्लड, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली जा रही है, ब्लड में। तो जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एल्वोली से ब्लड में, वो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रही है ना, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। मतलब जिस झिल्ली के अक्रॉस, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी, अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तीसरा होता है थिकनेस। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या चीज, डिफ्यूजन, ठीक है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आप देखिए बेसमेंट टेम्परेचर, अरे बता रहे हैं। अब जो हम एक डायग्राम बुक में बना है, इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। एल्वोली में डिफ्यूजन कैसे होगा, एल्वोली के लेवल पर। ये आपके पास ये बना हुआ है सिंगल एल्वोली। मैंने क्या बनाया, एक सिंगल एल्वोली बनाया, ठीक। जहां पर देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। एल्वोली के सराउंडिंग में ब्लड फ्लो करता है, किसमें फ्लो करता है, कैपिलरीज में। हमने कहा कि आपके लंग्स के, आपके एल्वोली जो है उनके सराउंडिंग में क्या है, ब्लड है। तो ब्लड फ्लो कहाँ कर रहा है, वो ब्लड फ्लो कर रहा है कैपिलरीज में। आर्टरी वेन नहीं बोलेंगे, आर्टरीज और वेन लंग्स में नहीं जाती है डायरेक्ट, कैपिलरीज जाती है पतली पतली, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये और ये एल्वोली है। दोनों के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सबस्टेंस। क्योंकि आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, अगर मैं स्क्वेमस एपिथेलियम बोलूं, उसके नीचे होता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये एपिथेलियल टिश्यू है कि नहीं है, एल्वोली की जो वॉल है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। इसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट। ये ब्लड कैपिलरी है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, इसके इधर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप बोलेंगे दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में यहाँ पर है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या बना दिया मैंने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एल्वोली की वॉल किस टिश्यू की बनी होती है, एल्वोली की वॉल किस टिश्यू की बनी होती है, पतला होना चाहिए, सिंपल स्क्वेमस। कौन सा होगा, सबसे साधारण वाला टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये है सिंपल स्क्वेमस की बनी होगी। नया नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, वॉल ऑफ एल्वोली है, वॉल ऑफ एल्वोली। देखिए एल्वोली की वॉल हो गया, ये किस टिश्यू का बना होगा, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस का बना, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी की वॉल है, कितनी वॉल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। ये वाली दीवार जैसे खून की नली समझ लीजिए, ब्लड पाइप समझ लीजिए।
तो पाइप में एक साइड ये है और एक साइड ये दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है, ब्लड कैपिलरी है। ये वाली जो वॉल है या ये हो किस टिश्यू का बना होता है बताइए? एंडोथेलियम का बना होता है। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी मेड बाय एंडोथेलियम, ये है वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये बना होगा एंडोथेलियम का, एंडोथेलियम। तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ तक आएगी? ये ब्लड, ये यहाँ पर है ब्लड, ठीक है, ये ब्लड चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन यहाँ आए। कितनी मेम्ब्रेन को क्रॉस किया उसने? 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। 3 मेम्ब्रेन ध्यान रखिए, एक तो ये ब्लू कलर वाली मेम्ब्रेन क्रॉस हुई, एल्वेओली की अपनी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस हुआ, तीसरा है ये रेड कलर का वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम क्रॉस हुआ। तो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस होकर के मतलब एल्वेओली में जब गैस का डिफ्यूजन एल्वेओली पर होता है 3 मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है। यहाँ लिख लेंगे क्रॉस 3 मेम्ब्रेन, और तीनों के नाम पता होने चाहिए। इसे तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं। पहला क्या है? वॉल ऑफ एल्वेओली, दूसरा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तीनों की थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 मिलीमीटर। क्योंकि ये आपको लग रहा है इतना मोटा है, ये नहीं है, ऐसा बहुत पतला है। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थिकनेस है लेस देन 1 मिलीमीटर। क्योंकि जितना कम थिकनेस रहेगा, जितनी कम मोटाई रहेगी, उतनी आसानी से गैस का डिफ्यूजन भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे हाँ, ऑल मिलीमीटर से भी कम, लेस देन 1 मिलीमीटर, बस इसका इतना ही ध्यान रखना। 3 मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन क्रॉस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होगी? हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आती है और इसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो तत्काल तुरंत क्या होगा? यहाँ से CO2 यहाँ चली जाएगी। एक गैस नहीं होती है तो दूसरी गैस तुरंत क्या होती है? आउट होती है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चली जाएगी, वो भी 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करते जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन एल्वेओली पर 3 मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है और उनकी थिकनेस कितना है? लेस देन 1 मिलीमीटर। बताइए हाँ, क्या करेंगे? एंडोथेलियम में नहीं होगा डिफ्यूजन, एंडोथेलियम के क्रॉस होगा। एंडोथेलियम को क्रॉस करके ऑक्सीजन जाएगा तब यहाँ पहुंचेगा। आगे ये एंडोथेलियम है, लाल वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? रेड वाली एंडोथेलियम। इसको क्रॉस करके ऑक्सीजन आएगा तभी तो ब्लड में पहुंचेगा। एंडोथेलियम के क्रॉस होगा। अब आप पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है। देखिए, एक वर्ड है पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है? तो डेफिनेशन क्या है? प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस किसी भी जगह पर टोटल जितनी भी गैसें हैं, जैसे इस कमरे में जितनी भी गैसें हैं, उनका जो भी प्रेशर है, उसमें एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है? टोटल गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना होता है? वही क्या है? पार्शियल प्रेशर होता है। अगर मैं कहूँ इस कमरे में ऑक्सीजन का प्रेशर जितना भी पर्टिकुलर होगा वो क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
पार्शियल प्रेशर ऑफ समझ में आया? एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर टोटल गैसेस पार्शियल प्रेशर। इसको किससे दिखाते हैं? PO2 से दिखाएंगे या फिर PCO2, क्योंकि दो ही गैसेस को हमको पढ़ना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कभी बॉडी में जाती नहीं है और कोई गैस भी नहीं होगी, केवल ऑक्सीजन CO2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझ लीजिए, इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये डबल सर्कुलेशन है। ये डायग्राम आपको ये समझा रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का जो एक्सचेंज होता है, हमारे लंग्स में एयर आती है, वहां से ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा लंग्स में और लंग्स से बाहर। तो इस दौरान गैसेस का पार्शियल प्रेशर समझना है कि बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर, बॉडी में अलग अलग जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। अगर मैं कहूँ हमारी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, टिश्यू में कितना है, ये समझ। पूरे बॉडी के अलग अलग जगह पर दो गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा रटने में दिक्कत होती होगी, किसी को है ये रटने में समस्या होती कि नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होता इस टॉपिक में? नहीं होता है, ठीक है, बताइएगा बेटा। देखिए ये है, आप कह रहे होता है, ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, वातावरण में जितनी भी गैसेस हैं सबका प्रेशर कितना है, पार्शियल नहीं कह रहे हैं, वातावरण में सारी गैसेस हैं जॉइंट एक साथ हैं, सबका प्रेशर कितना है? तो 700 कितना लिखा हुआ है? 60, ये लिखा ना? नहीं लिखा है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये सारी गैसेस का प्रेशर है एनवायरमेंट में। तो एटमॉस्फेयर में है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये समझते हैं क्यों मरकरी लिखा है? क्योंकि प्रेशर जो है मरकरी कॉलम में निकाला जाता है कि मरकरी कॉलम में कितना है। तो 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम, मरकरी है प्रेशर कितना? टोटल गैस की बात हो रही है, टोटल गैसेस का, टोटल जितनी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उनका प्रेशर ये लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर में आप ऑक्सीजन का प्रेशर बताइए, अब बुक में देखिए, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, 159 क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है पढ़िए। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बोल रहा है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, लेकिन हम तो जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 21% होता है ऑक्सीजन, वो परसेंट है, वो क्या है? परसेंट है। ये प्रेशर समझा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस का प्रेशर कितना है? इतना है। और यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है? PO2 है और ये क्या है? PCO2 है, समझ रहे हैं ना? ऊपर वाला जो है ये टोटल प्रेशर है, इसमें सारी गैसेस हैं, इसमें सारी गैसेस हैं। अब उसमें से हम एक एक गैस का प्रेशर, क्योंकि सबका तो मतलब नहीं, हमको नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर से कोई मतलब नहीं, ठीक है? मतलब किससे है? दो गैसेस से। तो हम समझना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का प्रेशर अकेला कितना है? 159 है। कार्बन डाइऑक्साइड का अकेला प्रेशर टोटल में कितना है? 0.3।
ये वैल्यू कैसे आया? ये ऐसे आया, देखिए हम जानते हैं 21% ऑक्सीजन होता है, कितना होता है 21। तो अगर टोटल प्रेशर है 760, टोटल एयर का प्रेशर कितना है 760, उसमें कह रहे हैं 21% ऑक्सीजन है, कितना है 21। तो आप इसका 21% निकालिए तो कितना आया? 159 आया। आगे ऑक्सीजन का कितना अकेले है? क्योंकि टोटल गैस का प्रेशर है 760, उसमें 21% ऑक्सीजन, तो उसका 21% निकालो। 760 टोटल गैसेस का प्रेशर है, उसका 21% निकाल लीजिए तो ऑक्सीजन का प्रेशर आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना आएगा? 159 आया समझ में। और इसी तरीके से टोटल गैसेस का प्रेशर 760 होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03 होता है ना। CO2 का प्रेशर कितना, परसेंटेज कितना है? CO2 का परसेंटेज है 0.03 डिवाइड बाय 100, कितना परसेंट है? ये परसेंट में लिखा है, तो परसेंट में लिखा तो नीचे 100 से डिवाइड करना, 0.3 आ जाए। अरे सही लिखा हूं, कितना आया? 0.3 आया। ये 0.3 अलग है, ये प्रेशर है, वो 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है। हाँ अरे इसके मैथमेटिशियन बनता है। अच्छा, परसेंट निकालना जानते हैं। 100 का 20%, 100 मल्टीप्लाई 20/100 होता है ना, देखो होता है ना। जिसका परसेंट निकाला जाता है उसको मल्टीप्लाई, जितना परसेंट निकालना है उतना लिखिए, डिवाइडेड बाय 100 करिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि 760 टोटल प्रेशर है, हम प्रेशर में वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर में वैल्यू निकाल रहे हैं कितनी है। तो 21% ऑक्सीजन होती है, तो 760 टोटल प्रेशर है, उसमें 21 से डिवाइड करिए, 21% निकालिए उसका ना, उसका 0.03% निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी। समझ में आएगा? वैल्यू आ रहा ना, परसेंट निकाल रहे हैं। ये तो आया, ये क्यों आया? वो हाथ से आया। ये टोटल है रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसको अलग बॉक्स में बना लीजिए। ये एक चीज आपका समझ में आ गया, इसको रट्टा नहीं मारना। रटना क्या है? 760 760 रट लीजिए, इसका परसेंट निकाल लेंगे आप, आ जाएगा। इसके बाद ये एयर कहाँ गई? लंग्स में गई। कहाँ गया? लंग्स में। तो लंग्स में जब पहुंचती है एयर, तो लंग्स में जाने के बाद में PO2 कितना हो गया? 104 हो जाता है, और PCO2 कितना हो गया? 40 40, ठीक है। PCO2 40। ये आपका हो गया एल्कोहलिन है। ये कहाँ है? एल्कोहलिन है। इसको लिखेंगे इन एल्कोहलिन। कम कैसे हो गया बताइए? कोई कम कैसे हो गया? वही तो एयर अंदर गई थी हमारे लंग्स में। जब एयर पहुंचा तो ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ क्यों गया? मतलब तो वही तो एयर गई थी, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। हाँ तो सही है। हाँ बताइए और कोई? हमारी लंग्स में पहले से कोई एयर है कि नहीं है? लगातार कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रही है, बॉडी से नहीं आ रही है। तो लगातार आपकी लंग्स में बॉडी से CO2 आ रहा। आप ऊपर से जब एयर को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर से वाटर बह रहा, ये पानी साफ चल रहा है, एकदम क्लीन वाटर है, और यहीं से अचानक डर्टी वाटर को मिला दिया जाए तो ये वाटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम क्लियर होगा, थोड़ा सा क्लियरिटी घट जाएगी ना। ऊपर से नाला आ रहा है, गंदा पानी नाला मिक्स हो रहा है, ठीक है। डर्टी वाटर मिला दिया क्लीन वाटर में, तो ये वाटर क्या हो गया? थोड़ा सा ये भी डर्टी। वैसे सेम हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार लंग्स में पहुंच रही है बॉडी से। बाहर से जो ऑक्सीजन आया, जो एयर आया, उसमें ऑक्सीजन क्या है? 159 है, प्रेशर ज़्यादा। जब उसमें CO2 मिक्स होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा। याद रखिए, एक गैस में जब दूसरी गैस क्या होती है? मिक्स होती है, तो उसका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, आपकी लंग्स में जो एयर पहुंच रही है उसमें ऑक्सीजन अब क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि CO2 लंग्स में पहले से मौजूद है ना। तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को घटा
हटा देंगे। उसका कितना खुद का है 40, उसका खुद का कितना प्रेशर है लंग्स में 40। तो यहाँ से 169 थी 104, अभी देखिए लास्ट में 40 पहुंचेगा। ऑक्सीजन लास्ट में पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में बॉडी में उसको कई जगह CO2 से सामना करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का CO2 से सामना होगा वही वही CO2 का पार्शियल प्रेशर घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना? तो ये आपने यहाँ से लिखा हुआ ये देखिए, जो चीज समझ में आ गया, एटमॉस्फेयर में कितना है, क्लियर हो गया एटमॉस्फेयर में। इसके बाद एल्कोहल में परसेंटेज पार्शियल प्रेशर क्लियर हो गया। इसके बाद एल्कोहल से ये एयर कहाँ जाती है, उसके लिए यहाँ से एयर आपके कहाँ पहुंचेगा, ये हार्ट है, ये क्या हो गया हार्ट। ठीक है, इसको आगे समझिएगा, लेकिन इतना देख लीजिए, एल्कोहल से एयर कहाँ जा रही है, फेफड़ों से एयर कहाँ पहुँचती है हार्ट में। ठीक है, हार्ट में पहुँचा, किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन बोलेंगे, आर्टरी नहीं बोलेंगे, आर्टरी से तो बाहर जाता है, ये पल्मोनरी वेन हो गया। यहाँ से ये ब्लड आपकी कहाँ गया, बॉडी में गया, बॉडी में। ये क्या है, इसका नाम क्या होगा बताइए, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक बोलते हैं। ठीक है, ये है सिस्टमिक आर्टरी, और इस बॉडी से वापस हार्ट में गया, किससे जाएगा, सिस्टमिक वेन से जाएगा, और हार्ट से वापस लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी। आगे हमको अब क्या समझना है, अब हमको ये समझना है, ये जो पल्मोन, यहाँ तक तो हमने एयर का प्रेशर देख लिया कि आपकी एल्बोली में कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कितना CO2। अब ये जो एयर यहाँ से ऑक्सीजन जो जा रही है कहाँ, हार्ट में जाएगा और यहाँ जाएगा, तो जो ब्लड पल्मोनरी वेन में चल रहा है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, CO2 का कितना रहेगा। जो ब्लड यहाँ है वहाँ पर ऑक्सीजन CO2 कितना, यहाँ ऑक्सीजन CO2 कितना, यहाँ कितना, बॉडी के टिश्यू में कितना। बुक ने लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड चलेगा, इधर ऑक्सीजनेटेड, इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि नहीं होगा, इधर कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और इधर क्या है, इसमें भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। यही बताना है आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, CO2 कितना है, डीऑक्सीजनेटेड में कितना है, आपने यहाँ समझ ही लिया है, यहाँ और समझना है लास्ट में क्या करना है। ठीक है, यहाँ और समझना है, उसको मैं अगली बार समझ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। अगली बार ये चैप्टर फिनिश होगा, ज़्यादा नहीं बच्चा पढ़ना। हाँ, कल टेस्ट है, कल आप हम का टेस्ट जो आलू कहाँ चले गए, हमारा साइन हो गया, कोई दे रहे थे इसलिए तुमने लिया ही नहीं। लो अभी पकड़ा रहे हैं।
रेस्पॉन्स की होगी